294 में से 206 सीटें। जरा सोचिए, एक ऐसा आंकड़ा जिसने सच में सारे राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे किसी भारी भूकंप से कम नहीं थे। मतलब सारी उम्मीदें, सारे पूर्वानुमान सब के सब धरे रह गए। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसकी गहराई में चलते हैं। आज हम किसी नेता की राजनीतिक बयानबाजी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा फोकस होगा ठोस आंकड़ों पर। क्या ये चुनाव वाकई सिस्टम की किसी बड़ी खामी से तय हुआ, या फिर जमीन पर कुछ गहरे जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे थे? आइए डेटा के जरिए इस पूरी पिक्चर को डिकोड करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल सीधा है। 1. चौंकाने वाले चुनाव नतीजे। 2. क्या एसआईआर ने चुनाव जिताया? 3. मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। 4. एससी और महिला मतदाता। 5. माइक्रो बूथ मैनेजमेंट रणनीति। और आखिर में 6. विपक्ष के लिए अहम सबक। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, चौंकाने वाले चुनाव नतीजे। हार का स्केल सीरियसली बहुत विशाल है। एक तरफ बीजेपी ने 206 सीटों पर कब्जा जमा लिया और वहीं टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट 15,000 वोटों के भारी अंतर से हार गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके 20 मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। और जाहिर है, इस करारी हार के तुरंत बाद चुनाव में धांधली और वोट चोरी के बड़े बड़े आरोप लगने शुरू हो गए। भाग 2, क्या एसआईआर ने सच में चुनाव जिताया? अब ये एसआईआर यानी समरी इटरेशन रिवीजन है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वोटर रोल अपडेट करने की एक ऐसी विवादास्पद प्रक्रिया रही जिसके तहत बंगाल में अचानक से 27 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए और उन्हें चुनाव से ठीक पहले अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया गया। आप यकीन मानेंगे, ये सब इतनी अफरा तफरी में हुआ कि कुछ असली उम्मीदवारों तक के नाम कट गए। और तो और फाइनल लिस्ट आने के बाद रहस्यमयी तरीके से 6 लाख नए वोटर भी जुड़ गए, जिसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि जब हम इस डेटा को निष्पक्ष नजरिए से देखते हैं तो कहानी कुछ और ही लगती है। जंगीपुर का ही उदाहरण लीजिए। वहां बीजेपी का जीत का अंतर करीब 10,500 था, जबकि वहां 36,000 वोट काटे गए थे। लेकिन दूसरी तरफ शमशेरगंज को देखिए, वहां तो 74,000 वोटरों के नाम कट गए, फिर भी टीएमसी ने वहां 7,500 वोटों से जीत दर्ज कर ली। मतलब जहां सबसे ज्यादा वोट कटे वहां भी सत्ताधारी पार्टी आसानी से जीत गई। तो पते की बात यह है कि अगर हम उन 20 सीटों को देखें जहां सबसे ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए थे, तो उनमें से 13 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 6 मिली और कांग्रेस को 1। तो हाँ, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सिर्फ वोटरों के नाम कटने के इस गणित से आप 206 सीटों की इस बम्पर जीत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके पीछे जरूर असली वोटरों के मूड में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, जिसे हमें समझना होगा। भाग 3, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। यहाँ आंकड़े एक बहुत बड़े उलटफेर की गवाही देते हैं। 32 ऐसे इलाके जहां अल्पसंख्यक मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है, वहां टीएमसी के वोट शेयर में सीधे सीधे 16% की भारी गिरावट दर्ज की गई। याद रहे, 2021 में पार्टी ने ये सभी 32 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार ये वोट बैंक किसी एक के पास जाने के बजाय लेफ्ट, आईएसएफ और कांग्रेस के बीच पूरी तरह से छिटक गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई जमीनी कारण थे। सबसे पहला तो लोगों में इस बात का भारी गुस्सा था कि सत्ताधारी पार्टी उन्हें उस एसआईआर प्रक्रिया से बचा नहीं पाई। दूसरा, प्रशासन के स्तर पर भी काफी निराशा थी। सोचिए, बंगाल पुलिस बल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व गिरकर 4.5% से भी नीचे आ गया और पिछले 15 सालों में इन अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कोई खास इंडस्ट्री या नए रोजगार भी नहीं आए। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे समुदाय के समर्थन को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे जुड़ता है। भाग 4, एससी और महिला मतदाता। ये आंकड़े सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। जिन सीटों पर एससी यानी अनुसूचित जाति की आबादी 30% से ज्यादा है, वहां विपक्षी पार्टी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। उनका स्ट्राइक रेट 83% रहा, यानी 72 सीटें, जबकि टीएमसी केवल 17% यानी 15 सीटों पर सिमट गए। ग्रामीण और एससी बहुल इलाकों में इस जबरदस्त सेंधमारी ने पारंपरिक वोट बैंक की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी। और महिला वोटरों का क्या?
15 सालों से ये सत्ताधारी पार्टी का सबसे मजबूत किला मानी जाती थी। लेकिन इस बार करीब 5% महिला वोटों का झुकाव शिफ्ट हो गया। मुकाबला वाकई कांटे का था। एक तरफ थी 1500 रुपए वाली लखी भंडार और कन्याश्री जैसी पुरानी स्कीम्स, तो दूसरी तरफ थे आक्रामक वादे, जैसे अन्नपूर्णा योजना के 3000 रुपए, सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण और फ्री बस ट्रैवल। लेकिन बात सिर्फ पैसों या फ्री स्कीम्स की नहीं थी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी झकझोर देने वाली घटनाओं ने ग्राउंड पर बहुत गहरा असर डाला। इन घटनाओं के बाद सरकार की जवाबदेही पर जो सवाल उठे, उसने उस 15 साल पुराने इमोशनल कनेक्शन को तोड़ दिया जो महिलाओं और मौजूदा सरकार के बीच था। सेफ्टी और सुरक्षा के इस मुद्दे ने महिला वोटरों को बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट रणनीति। और ये चुनाव लड़ने की रणनीति का एक मास्टर क्लास है। जरा ध्यान दीजिए, 100 सबसे टफ सीटों पर मौजूद 45,000 बूथों को कितनी बारीकी से बांटा गया। प्लैटिनम बूथों पर 50 ग्राउंड वर्कर्स लगाए गए, गोल्ड पर 25, सिल्वर पर 10, और तो और ब्रॉन्ज बूथों यानी शहरी हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए एक हाई राइज प्रमुख की अलग से ड्यूटी लगाई गई। ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स की इस फौज ने हर एक वोटर तक डायरेक्ट पहुंच बनाई। इसके साथ ही एक बहुत ही स्मार्ट कल्चरल शिफ्ट भी किया गया। विपक्षी पार्टी पर जो बार बार बाहरी होने का ठप्पा लग रहा था ना, उसे हटाने के लिए उन्होंने स्थानीय संस्कृति में खुद को पूरी तरह से ढाल लिया। चुनाव प्रचार में वहां का लोकल खान पान, वहां के सांस्कृतिक प्रतीक, इन सब का भरपूर इस्तेमाल हुआ, जिससे वो लोगों के दिलों तक सीधा कनेक्ट कर पाए। और अब भाग 6, विपक्ष के लिए अहम सबक। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? देखिए, चुनाव आयोग या सिस्टम पर सवाल उठाना एक बात है, लेकिन हार का असली कारण कुछ और ही था। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कोसने से आम आदमी की रोजगार और महंगाई वाली टेंशन दूर नहीं होती। ऊपर से शारदा, नारदा और भर्ती घोटालों से पब्लिक इतनी पक चुकी थी कि एक भयंकर सत्ता विरोधी लहर पैदा हो गई। और सबसे बड़ी बात, वंशवाद की राजनीति ने उन पुराने मंझेवे लोकल नेताओं को ही किनारे कर दिया जो कभी पार्टी की असली ताकत हुआ करते थे। जो हमें आज के हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या आगे चलकर राजनीतिक दल अपनी हार के लिए सिर्फ सिस्टम को ही कोसते रहेंगे, या फिर वो पब्लिक की असली तकलीफों को समझेंगे और जीत के लिए वो एकजुट जमीनी जन आंदोलन खड़ा करेंगे जिसकी वाकई जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।